दोस्तों ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 साल पुरानी ही बात होगी कि जब 2020 में पूरे इंडिया के अंदर सोशल मीडिया पर एक कब्र की तस्वीरें बड़ी तेजी के साथ वायरल हो गई थीं। वायरल होने के पीछे वजह यही थी कि क्योंकि फोटो में साफ तौर पर देखा जा सकता था कि कुछ लोगों ने एक कब्र के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, रात के अंधेरे में उस पर तोड़फोड़ की है। बस फिर क्या था, पूरे देश में गुस्से का माहौल था, हर तरफ इसी मैटर को लेकर चर्चा थी, मीडिया भी लगातार इसी टॉपिक पर बात कर रहा था। लोग सवाल पूछ रहे थे कि जिस देश में फालतू से फालतू कामों पर भी लाखों से करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, वो देश आखिर एक कब्र की हिफाजत क्यों नहीं कर सकता है। मगर दोस्तों, अब आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सिर्फ एक कब्र के लिए इतना ज्यादा हंगामा क्यों? आखिर कौन है वो खुशनसीब इंसान कि जो इस कब्र के नीचे सो रहा है? तो दोस्तों, ये कब्र मौजूद है दिल्ली की मशहूर यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बराबर में, और इसके अंदर सोने वाले इंसान का नाम है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, के जिनको द लायन ऑफ नौशेरा यानी कि नौशेरा का शेर भी कहा जाता है। ये वही ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान हैं कि जिनके बारे में अक्सर इतिहासकारों की ही ये राय है कि अगर ये बहुत कम उम्र में ही शहीद ना हुए होते तो फिर इस बात में कोई शक नहीं है कि ये भारत के इतिहास के पहले मुस्लिम आर्मी चीफ बनते, यानी उस पोजीशन पर बैठते कि जहां पर पूरे भारत की हिफाजत की जिम्मेदारी इनके हाथों में होती। मगर जाहिर है दोस्तों, वो एक कहावत है कि बहादुर लोगों की उम्र कम ही होती है। ठीक उसी तरह से ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने भी जब अपनी इस मट्टी के लिए, अपने इस देश के लिए अपनी जान दी, तो उनके 36वें जन्मदिन में भी 12 दिन बाकी थे। मगर हाँ, इतनी कम उम्र में भी उन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिया कि जो लोग उनसे डबल उम्र पाने के बाद भी कभी हासिल नहीं कर पाते हैं। ब्रिगेडियर उस्मान की ताकत और इनकी अहमियत का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस दौर में ये भारत के इकलौते ऐसे सैनिक थे कि जिनके ऊपर पाकिस्तान ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था, जो यकीनी तौर पर उस दौर में सिर्फ बड़ी नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही बड़ी रकम थी। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का जन्म 15 जुलाई सन 1912 में यूपी के मऊ जिले के बीबीपुर गांव में हुआ था। इनके फादर मोहम्मद फारूक बनारस के कोतवाल हुआ करते थे, जिनको ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से खान बहादुर की उपाधि से भी नवाजा गया था। आपको बता दूं कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भी उसी अंसारी फैमिली से आते हैं, उसी फैमिली का हिस्सा हैं कि जिसका न सिर्फ भारत की आज़ादी में ही एक अहम योगदान रहा बल्कि आज़ाद भारत की राजनीति में भी इनका काफ़ी दबदबा रहा है। इसी अंसारी फैमिली में ही किसी दौर में जन्म लिया था उन मशहूर मुख्तार अहमद अंसारी ने, कि जिन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों से लोहा लिया था बल्कि गांधी जी के भी काफ़ी करीबी माने जाते थे। सन 1926 में कांग्रेस का इनको अध्यक्ष भी बनाया गया था। बाद में इन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर मशहूर जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की भी बुनियाद रखी थी। बाद में इसी अंसारी फैमिली में ही जन्म हुआ था उन हामिद अंसारी का, कि जो 2004 से लेकर 2014 तक यानी कि लगभग 10 साल तक भारत के वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति रहे थे। यूपी की राजनीति में भी जो गाजीपुर के सांसद हैं और जिनको अफजाल अंसारी के नाम से जाना जाता है, वो भी इसी अंसारी फैमिली का हिस्सा हैं। इनके छोटे भाई के जिनको मुख्तार अंसारी के नाम से जाना जाता है और जिनकी अभी कुछ दिन पहले ही डेथ हुई है, उनको भी लगातार कई सालों तक विधायक चुना जाता रहा था और यूपी की राजनीति में उनका लंबे वक्त तक दबदबा रहा था। इतिहासकार बताते हैं कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के फादर का ये सपना था कि उनका बेटा सिविल सर्वेंट बने, यानी कि एक अफसर बने। मगर क्योंकि उस्मान बोलते वक्त हकलाया करते थे, तो इसीलिए उनके फादर को महसूस हुआ कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना उस्मान को पुलिस में भेजा जाए। इसी इरादे के साथ एक बार जब वो अपने बेटे को लेकर अपने अंग्रेज बॉस के पास गए, और इत्तेफाक देखिए कि वो अंग्रेज बॉस भी बात करते वक्त हकलाया करता था, तो जब उस अंग्रेज बॉस ने उस्मान से चंद सवाल पूछे और उस्मान ने जवाब देना शुरू किया, तो अंग्रेज बॉस को लगा कि शायद ये बच्चा मेरी मजाक बना रहा है, यानी कि मेरी नकल कर रहा है। बस न सिर्फ वो अंग्रेज बॉस ही बहुत ज्यादा नाराज हुआ, बल्कि इस मामले के बाद अब उस्मान का पुलिस में जाने का सपना भी हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। इसके बाद मोहम्मद उस्मान ने मिलिट्री में जाने का फैसला किया और उन्होंने सैंडहर्ट के लिए आवेदन दिया, जिसमें उनको चुन भी लिया गया।
1 फरवरी सन 1934 को फाइनली वो सैंडहर्स्ट से पास होकर निकले और वो इस कोर्स में पूरे भारत से चुने गए 10 लोगों में से एक इंसान थे। दोस्तों, जब तक सन 1947 का दौर आया तब तक मोहम्मद उस्मान ऑलरेडी ब्रिगेडियर बन चुके थे। उनकी गिनती भारत के सबसे सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के साथ की जाती थी। जब बंटवारा हुआ तो लोगों को उम्मीद थी कि एक मुस्लिम होने के नाते मोहम्मद उस्मान पाकिस्तान ही जाना पसंद करेंगे, और वैसे भी इतने सीनियर और वेल एक्सपीरियंस्ड एक आर्मी ऑफिसर को पाकिस्तान क्यों खोना चाहेगा। मगर दोस्तों, उस वक्त सब लोग चौंक गए कि जब ब्रिगेडियर उस्मान ने भारत की आर्मी में ही रहने का फैसला किया। बलूच रेजिमेंट के जिसका वो खुद हिस्सा भी हुआ करते थे और जिसके बहुत सारे लोग ऑलरेडी पाकिस्तान को चुन चुके थे, उसके बहुत सारे अधिकारियों ने ब्रिगेडियर उस्मान के इस फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने ब्रिगेडियर उस्मान को मशवरा दिया कि वो एक बार फिर से ठंडे दिमाग से सोचें और उसके बाद फैसला लें। इतना ही नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली की तरफ से भी लगातार ब्रिगेडियर उस्मान से कांटेक्ट करके ये कोशिशें की गईं कि किसी तरह उनको पाकिस्तान आर्मी में लिया जाए। इवन उन लोगों को जब ये महसूस हो गया कि शायद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान अब अपना फैसला नहीं बदलेंगे, तो उनकी तरफ से ये तक ऑफर दिया गया कि अगर ब्रिगेडियर उस्मान पाकिस्तानी आर्मी को ज्वाइन करते हैं तो उनको डायरेक्ट आर्मी चीफ यानी कि सबसे बड़े पद पर बैठाया जाएगा। मगर इस बड़े ऑफर को भी ब्रिगेडियर उस्मान की तरफ से ठुकरा ही दिया गया। अक्टूबर सन 1947 में कबायलियों ने पाकिस्तानी आर्मी की मदद से कश्मीर पर धावा बोल दिया। लगातार कब्जा करते हुए 26 अक्टूबर तक वो श्रीनगर के बाहरी इलाकों तक आ पहुंचे थे। अगले ही दिन भारत ने इनको रोकने के लिए अपने सैनिक भेजने का फैसला किया। 7 नवंबर आते आते अब कबायलियों ने राजौरी पर भी कब्जा कर लिया था। 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान नौशेरा में डटे तो हुए थे, मगर ताकतवर कबायली ऑलरेडी उनके चारों तरफ के इलाके में कंट्रोल हासिल कर चुके थे। ब्रिगेडियर उस्मान उनको हटाकर एक लंबा रास्ता साफ करना चाहते थे, मगर उनके पास ना तो दुश्मन के मुकाबले में कुछ ज्यादा सैनिक मौजूद थे और ना ही साधन मौजूद थे। 24 दिसंबर सन 1947 को कबायलियों ने अचानक से हमला करके जहांगीर पर भी कब्जा कर लिया और अब फाइनली उनका अगला टारगेट था नौशेरा। नौशेरा को भी अब चारों तरफ से घेर लिया गया और 1948 में जनवरी की शुरुआत में ही कबायलियों की तरफ से लगातार एक के बाद एक इस शहर पर 3 बड़े हमले हुए। मगर दुश्मन से काफी कमजोर होने के बावजूद भी ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और उनके सैनिकों ने तीनों बार इन हमलों को नाकाम बनाया। इतिहासकार बताते हैं कि नौशेरा की इस शुरुआती जंग में लगातार मिलने वाली कामयाबियों के बावजूद भी ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की रेजिमेंट के जो सैनिक थे उनका ना तो ज्यादा मनोबल बढ़ा हुआ था और ना ही वो ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। उसके पीछे की वजह वही नफरती और खतरनाक माहौल था कि जो 2 देशों के बंटवारे के बाद दोनों देशों में 2 धर्मों के बीच नजर आ रहा था और जिसकी वजह से ही दोनों ही इलाकों में दंगे फसाद भी देखने को मिल चुके थे। दरअसल ब्रिगेडियर उस्मान के मुसलमान होने की वजह से उन्हीं की फौज के बहुत सारे सैनिकों को अपने लीडर की वफादारी पर शक हो रहा था। इसीलिए अब ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के सामने एक नहीं बल्कि 2 बड़े चैलेंज थे। पहला तो ये कि वो अपने दुश्मन पर पैनी नजर रखें और उसको हर चाल में मात दें, जबकि दूसरा बड़ा चैलेंज ये था कि वो अपने ही लोगों का भरोसा जीतें। और उन्होंने ऐसा किया भी, क्योंकि अगले कुछ दिन के अंदर ही उनके अच्छे बिहेवियर, उनके बर्ताव ने पूरी ही फौजी टुकड़ी का माहौल बदल कर रख दिया। उन्होंने तो अपनी टुकड़ी में एक दूसरे से बात करने के लिए जय हिंद कहने का रिवाज भी शुरू करवाया। आखिरकार 6 फरवरी 1948 को अब कबायलियों की तरफ से सबसे बड़ा हमला पूरी तैयारी के बाद लॉन्च किया गया। इस बार वो लोग ब्रिगेडियर उस्मान की फौज के मुकाबले में तादाद में कुछ ज्यादा ही थे, मगर उसके बावजूद भी इस हमले में न सिर्फ दुश्मन का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ बल्कि ब्रिगेडियर उस्मान ने एक बार फिर से इस हमले को नाकाम बना दिया। इस नामुमकिन को मुमकिन कर देने की वजह से ही ब्रिगेडियर उस्मान एक रात में ही पूरे देश के लिए हीरो बन चुके थे और उनको नाम दिया गया था नौशेरा का शेर। एक बार की बात है कि देश के एक बड़े और सीनियर फौजी अफसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नौशेरा की इस पूरी कामयाबी का क्रेडिट ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को दे दिया। जैसे ही ब्रिगेडियर उस्मान तक ये खबर पहुंची तो वो बहुत ज्यादा नाराज हुए। उन्होंने एतराज जताते हुए कहा कि नौशेरा की इस कामयाबी का क्रेडिट उन सैनिकों को देना चाहिए कि जो बड़ी ही दिलेरी के साथ लड़े और उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, न कि सिर्फ और सिर्फ एक ब्रिगेडियर को कि जो इस जंग को लीड कर रहा था। दोस्तों फाइनली 10 मार्च सन 1948 को ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की तरफ से वो सबसे बड़ा और मशहूर ऑपरेशन शुरू किया गया कि जिसका मकसद था उस झंगड़ को दोबारा हासिल करना कि
जो पिछले ही साल यानी दिसंबर 1947 में भारत के हाथ से निकल गया था, और उसी ऑपरेशन से पहले ही उन्होंने अपने सैनिकों को वो ऑर्डर दिया था, वो हुक्म दिया था कि जो आज भी काफी मशहूर है। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि पूरी दुनिया की निगाहें आप पर टिकी हुई हैं, हमारे देश के लोगों की उम्मीदें और आशाएं हमारी कोशिशों पर लगी हुई हैं, हमें बिल्कुल भी उनको नाउम्मीद नहीं करना चाहिए और हम बिना डरे ही झंगड़ पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। भारत देश आपसे अपना फर्ज पूरा करने की उम्मीद करता है। इस मशहूर ऑर्डर के बाद ही अटैकिंग ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय का, जिसका मतलब होता है फतह या फिर जीत। सिर्फ और सिर्फ अगले 8 दिन के अंदर यानी 18 मार्च तक ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की ये फौज झांगड़ के इलाके को फतह कर चुकी थी। वीके सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि जब दिसंबर 1947 में झांगड़ का ये इलाका भारत से छिन गया था, तो ब्रिगेडियर उस्मान ने अपने आप से ये वादा किया था कि वो उस वक्त तक पलंग पर नहीं सोएंगे कि जब तक दोबारा इस इलाके को हासिल नहीं कर लेंगे। यही वजह थी कि वो अगले 3-4 महीनों तक जमीन पर ही सोते रहे थे, और फाइनली 18 मार्च 1948 के दिन जब दोबारा उन्होंने इस इलाके को हासिल किया, तब ही उनके लिए पलंग लाई गई थी और वो पलंग पर सोए थे। इस फतह के लगभग 3 से 3.5 महीने के बाद मतलब 3 जुलाई सन 1948 को ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने हमारी इस दुनिया को उस वक्त अलविदा कहा कि जब वो इंडिया पाकिस्तान की लंबी चलने वाली इसी जंग में ही एक गोले की चपेट में आ गए थे। उनकी मौत के साथ ही पूरी फौज में मातम छा गया था। जब भारतीय सैनिकों ने सड़क पर खड़े होकर अपने ब्रिगेडियर को आखिरी विदाई दी तो उनकी आंखों में आंसू थे। सारे फौजी उस अफसर के लिए रो रहे थे कि जिसने बहुत कम वक्त में ही उन सबको अपना बना लिया था। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की बॉडी को पहले तो जम्मू लाया गया और उसके बाद दिल्ली लाया गया। जैसे ही अपने देश के लिए जान देने वाले नौशेरा के इस शेर की बॉडी दिल्ली पहुंची थी, वैसे ही वहां पर लोगों का एक बड़ा हुजूम जमा हो चुका था। इनकी आखिरी रसूमात को जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में अदा किया गया। खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ उनकी कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री भी वहां पर मौजूद थे। देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर और फ्रीडम फाइटर यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इनकी जनाजे की नमाज पढ़ाई। कुछ लम्हों के बाद ही ब्रिगेडियर उस्मान को महावीर चक्र देने का ऐलान भी कर दिया गया था। जिस वक्त ये शहीद हुए उस वक्त इनकी उम्र पूरी तरीके से 36 साल भी नहीं हो पाई थी। वैसे आपको बताता चलूं कि आजाद भारत के पूरे इतिहास में जंग के दौरान लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले ये भारत के सबसे वरिष्ठ सेना अधिकारी हैं, यानी कि सबसे सीनियर फौजी अफसर। यही वजह है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि वो अगर थोड़ी सी भी लंबी उम्र पाते तो वो फौज की सबसे ऊंची पोजीशन पर पहुंचते। उनके बारे में लिखा जाता है कि वो एक ऐसे इंसान थे कि जो हमेशा अपने मजहब और अपने देश दोनों के ही लिए वफादार रहे। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने हर तरह के लोगों और हर तरह के माहौल में रहने के बावजूद भी कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया था। अब क्योंकि उनके ज्यादातर साथी और ज्यादातर दोस्त गैर मुस्लिम ही थे, तो वो भी वक्त के साथ शाकाहारी बन गए थे। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी जरूर करना चाहूंगा कि आप लोग मेरा सेकंड चैनल कि जिस पर मेनली मैं न्यूज़ वगैरह कवर करता हूँ उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पर साजिद ज़ोहैब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।